आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी आईक्यू पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करेंगे दोस्तों हचालू हुंडेसा। उन्होंने हचालू को नहीं मारा, बल्कि उन्होंने ओरोमो नेशन के दिल पे हमला किया है। एक बार फिर से तुम हम सबको मार सकते हो, हम सबको, लेकिन हम नहीं रुकने वाले, कभी भी नहीं रुकेंगे। ये सोशल मीडिया पे बहुत ट्रेंड किया, फेसबुक ट्विटर पे, क्योंकि हचालू हुंडेसा को मार दिया गया है। कौन है ये इथियोपिया के जो ओरोमो नेशन है, जो सबसे बड़ा नेशन है, बेसिकली सबसे बड़ा रीजन है, सबसे ज्यादा पॉपुलेशन, इथियोपिया की पॉपुलेशन 11 करोड़, 50% तो ओरोमो रीजन में ही रहती है। अभी मैं सब कुछ क्लियर करूंगा आपको। वहां के रहने वाले थे ये। गाना लिखते थे ये, गाने लिखते थे, और इनकी लिखावट कुछ ऐसी थी, एक क्रांति को जन्म दे रही थी। लोग इनके गानों को एज अ स्लोगन यूज करते थे, एज एन एंथम यूज करते थे, और बहुत ही ज्यादा फेमस इंसान थे, बड़े रिस्पेक्टेड इंसान थे, बहुत ही हम्बल बैकग्राउंड से आते थे। 5 साल जेल में रहे थे। प्रोटेस्ट, ये भी प्रोटेस्ट, बचपन से ये भी क्रांतिकारी थे। हालांकि इन्होंने बोला है, ये बोलते थे कि मैं कोई पॉलिटिशियन नहीं हूं, लेकिन हां, मैं अपने जहां से मैं आया हूं वहां के लिए मैं हमेशा काम करता रहूंगा, उस रीजन के लिए हमेशा काम करता रहूंगा, क्योंकि हमको कभी राइट्स लिए ही मिले ही नहीं। हमको अभी तक डिस्प्लेस किया जा रहा है, हम पे अभी तक जुल्म ढाया जा रहा है। और ये दोस्तों उस देश में है, इथियोपिया में। बताइए, हचालू हुंडेसा, इथियोपिया में इनको मार दिया गया। अब आप बोलेंगे कि इथियोपिया में ऐसा क्या है। पिछले साल याद है, एबी अहमद, इथियोपिया के जो प्राइम मिनिस्टर है, जो खुद ओरोमो से आते हैं, उनको नोबेल पीस प्राइज मिला। नोबेल पीस प्राइज मिला। और यहां पे अभी एबी अहमद का बयान आया है कि इनको जानबूझ के मारा गया, और शायद इन्हीं के कम्युनिटी ने मारा हो गया, ताकि प्रोटेस्ट को और ज्यादा बढ़ाया जा सके। तो क्या इशू है दोस्तों, कौन थे हचालू हुंडेसा, हम इस लेक्चर में देखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये देख सकते हैं, गाने लिखते थे, गाने गाते थे, और बहुत ही ज्यादा फेमस थे। और इनकी मौत ने ना सिर्फ इथियोपिया में बल्कि पूरी दुनिया में एक गुस्से की लहर दौड़ गई है कि ये कैसी सरकार चल रही है। एक इंसान को नोबेल पीस प्राइज मिलता है, और अब आप देख लीजिए कि उसी के ही रीजन में हिंसा हो रही है, हिंसक झड़पें हो रही हैं। ठीक है, तो देखेंगे दोस्तों। स्टूडेंट्स को रिकनेक्ट, मेरा फेसबुक पेज है, सिद्धांत अग्निहोत्री के नाम से मेरी फेसबुक प्रोफाइल है। दोनों ही जगह आप लेक्चर की पीडीएफ ले सकते हैं, सवाल भी पूछ सकते हैं। स्टडी आईक्यू के स्मार्ट कोर्सेज आते हैं, आप स्टडी आईक्यू का ऐप डाउनलोड करिए, वहां से आप इन कोर्सेज को अवेल कर सकते हैं। साथ ही साथ ट्विटर पे मैं आ गया हूं, ये रही मेरी आईडी। तो सबसे पहले आप इथियोपिया को देख लीजिए। देखिए, एबी अहमद की बायोग्राफी मैंने कवर की है, और उसमें मैंने इथियोपिया के बारे में बहुत अच्छे से बताया है, थोड़ी हिस्ट्री भी बताई है। इथियोपिया की हिस्ट्री जान लेते हैं। देखिए, इथियोपिया की अगर बात करें तो यहाँ पे इथियोपियन एम्पायर जो है, पहले तो राजा महाराजा जैसे पूरे अफ्रीका में था, क्लैन सिस्टम है, पूरे अफ्रीका में क्लैन सिस्टम है। ठीक है, और राजा महाराजा के इथियोपिया में भी रूल था। 10th 11th सेंचुरी, देन इथियोपियन एम्पायर आया, और फिर ये पूरा का पूरा इथियोपिया इटली के कब्जे में आ गया। याद है कि नहीं? याद क्या होगा आपको, कैसे कैसे याद होगा? अगर आपने वर्ल्ड वॉर 2 बहुत अच्छे से पढ़ा होगा तो वन ऑफ द इमीडिएट कॉज था इथियोपिया का इन्वेजन, जो कि इटली ने कर दिया था। ठीक है, मसोलिनी ने इथियोपिया को इन्वेड कर दिया था। मैंने कई बार इसके बारे में बताया जब भी वर्ल्ड वॉर 2 पे मैंने लेक्चर्स लिए। ठीक है, तो इथियोपिया की बात करें तो ये पूरा इटली के पास था, और वर्ल्ड वॉर 2 के बाद इथियोपिया को फाइनली सॉवरेनिटी मिली। ठीक है, अब आप देख सकते हैं इथियोपिया जो है वो एक लैंड लॉक्ड कंट्री है। ठीक है, इथियोपिया की पॉपुलेशन 11 करोड़ है। ठीक है, ये देख सकते हैं ना, ये पूरा का पूरा रीजन जो है वो एक हो गया। इरिट्रिया और इथियोपिया जो है, इरिट्रिया का सी का एक्सेस है, और ये एक हो गया। अब इरिट्रिया की बात करें दोस्तों, इरिट्रिया और इथियोपिया के बीच में डिस्प्यूट हो गया। 20 साल से इरिट्रिया और इथियोपिया इरिट्रियन वॉर चल रही थी। 2000 से लेकर 2018 तक फाइनली एबी अहमद, जो कि अभी प्रेजेंट प्राइम मिनिस्टर इथियोपिया के, उन्होंने इसको सॉल्व किया। एक शहरी पूरा का पूरा इरिट्रिया को दे दिया, इसीलिए उनको नोबेल पीस प्राइज मिला। समझ रहे हैं? लेकिन दोस्तों चीजें इतनी आसान नहीं है। इथियोपिया हॉर्न ऑफ अफ्रीका में आता है। ये आप देख सकते हैं। सोमालिया के बारे में मैंने सब कुछ कवर किया है। सोमालिया एक फेल्ड स्टेट है। देखिए, अफ्रीका में प्रॉब्लम क्या है मैं आपको बताता हूं इन ब्रीफ में। अफ्रीका में ज्यादातर देश जो है वो सिविल वॉर में है। ज्यादातर क्या, सभी देश। ठीक है, मतलब 80 to 90% या तो सिविल वॉर है, या तो टूट चुके हैं सिविल वॉर के चक्कर में, या सिविल वॉर अभी तक जारी है। जैसे सोमालिया में अभी तक सिविल वॉर चल रहा है। ठीक है, सोमालिया के इतने टुकड़े हो चुके, पता नहीं कौन क्या कंट्रोल कर रहा है। सोमालिया पे मेरा लेक्चर है। आप इसाक जेनोसाइड और जनरल साद बारे, जो कि सोमालिया के कई समय तक डिक्टेटर रहे हैं, उन पे मैंने लेक्चर किया। सोमालिया एक फेल्ड स्टेट है, दुनिया का पहला फेल्ड स्टेट है सोमालिया। हर चीज में, आतंकवाद में सोमालिया और अफगानिस्तान ऊपर रहेंगे, करप्शन में सोमालिया और अफगानिस्तान ऊपर रहेंगे। क्यों ऐसा? इसलिए है, देखिए, राष्ट्रवाद इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। ठीक है,
और इनकी जो किलिंग है उसको भी आप राष्ट्रवाद से ही जोड़ के देखिए। बहुत ज्यादा राष्ट्रवादी होना इज वेरी 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 डेंजरस। वो फासीवाद को, फासिज्म को जन्म देता है। आपको बैलेंस रहना पड़ेगा। राष्ट्रवाद, यूनिटी क्यों इतनी इंपॉर्टेंट है? अफ्रीका में क्या होता है, अगर हम इथियोपिया की ही बात करें, यहां पे भी क्लैन सिस्टम है, मतलब यहां पे एथनिक फेडरलिज्म है। ठीक है, यहां पे जो एथनिक ग्रुप्स है ना वो कंट्रोल करते हैं। मतलब इथियोपिया में भी टोटल 9 एथनिक रीजन्स हैं। ठीक है, वैसे तो 80 से ज्यादा ग्रुप्स हैं। ठीक है, लेकिन अगर ब्रॉडली डिवाइड करें तो 9 स्टेट्स हैं, 9 एथनिक स्टेट्स हैं। ठीक है, और हर एक स्टेट को एक एथनिक ग्रुप रूल करता है, और ये 1991 से इथियोपिया में चला रहा है। अब इसमें प्रॉब्लम क्या होती है, इससे देश की यूनिटी बिगड़ेगी ना भैया। भारत है, भारत में अगर महाराष्ट्र बोले हमको अलग होना है, गुजरात बोले हमको अलग होना है, गया देश। फिर ऐसे पूरे दुनिया में जो रीजन है, अगर वो बोलने लगे कि हमको आजादी लेनी है, फिर कहां से राष्ट्रवाद? देश ही नहीं बचेंगे ना, फिर तो टुकड़े हो जाएंगे देशों के। तो जहां पे ये प्रॉब्लम होगी वो देश हमेशा दिक्कत में रहेगा ही। अफ्रीका में यही प्रॉब्लम है। अफ्रीका में जो क्लैंस है ना वो आपस में भिड़े हुए हैं कि ये एरिया हमारा है, ये एरिया हमारा है, और इथियोपिया में भी यही है। ठीक है, इथियोपिया की बात करें तो ओरोमो रीजन, ये आप देख सकते हैं, ये यहां पे टिग्रे, फिर अम्हारा, एक बहुत बड़ा और रीजन, ओरोमो रीजन इथियोपिया का, जहां से हचालू हुंडेसा आते हैं, वो सबसे बड़ा है। ओरोमो की बात करें दोस्तों तो यहां पे भर भर के नेचुरल रिसोर्सेज मिलते हैं। ओरोमो की एक और बात आप समझ लीजिए कि 50% जो इथियोपिया की पॉपुलेशन है वो यहां पे रहती है। साथ ही साथ एबी अहमद जो अभी प्राइम मिनिस्टर हैं इथियोपिया की, वो भी यहां से आते हैं, और हचालू हुंडेसा भी ओरोमिया से आते हैं। आप समझ रहे हैं, यहां पे भर भर के सोना मिलता है, कॉफी मिलती है। अफ्रीका में, अफ्रीका एक रिसोर्स कर्ज कॉन्टिनेंट है, आपको पता ही होगा कि वहां पे रिसोर्सेस के लिए लड़ाई चालू है। हीरे जवाहरात, कॉपर, सब कुछ, जितने नेचुरल रिसोर्सेज हैं आपको अफ्रीका में मिल जाएंगे। समझ रहे हैं? तो ओरोमिया इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। लेकिन ओरोमिया में प्रॉब्लम बहुत ज्यादा है, क्योंकि ये लोग बहुत वक्त से सेल्फ रूल की डिमांड कर रहे हैं, और यही प्रॉब्लम है। मैं आपको पूरा बैकग्राउंड अच्छे से कवर कर रहा हूं ताकि कोई भी दिक्कत ना हो। लेक्चर थोड़ा सा लंबा होगा लेकिन आपको सब पता चलेगा, और यही प्रॉब्लम है। अब आप ये देखिए एडिस अबाबा, जो कि अगेन यहीं पे ही आता है, ओरोमिया में ही आता है। ठीक है, और एडिस अबाबा के ही बगल में है एम्बो, जहां से ये आते हैं। ठीक है, एम्बो की बात करें तो यहीं से हचालू हुंडेसा आते हैं। 100 किलोमीटर दूर है ये एडिस अबाबा से। ठीक है, यहां पे ही पड़ेगा। समझ गए? तो हम ये देख रहे हैं कि इथियोपिया में क्या है, ये एथनिक फेडरलिज्म है। यहां पे हर एथनिक ग्रुप बोलता है कि हम इस रीजन को, जैसे ओरोमिया को बोलते हैं, ओरोमो लोग बोलते हैं कि ये हमारा है, हम इसको रूल करेंगे। ठीक है, यहीं से सारी प्रॉब्लम शुरू होती है। ओरोमिया का रीजन जो है ये आप देख सकते हैं सोमाली लैंड से भी मिलता है। अब सोमाली लैंड की बात करें तो अगेन यहां पे अक्सर जो होता है बॉर्डर डिस्प्यूट है सोमाली और ओरोमिया के बीच में, जिसकी वजह से यहां के लोग अक्सर डिस्प्लेस हो जाते हैं, और उसी के खिलाफ आवाज उठाते हैं हचालू हुंडेसा। समझ रहे हैं? खुद ये 1985 में जन्म हुआ था इनका। ठीक है, इथियोपिया में ये 34 साल के थे बेसिकली। अभी जब इनका देहांत हुआ तो इनका जन्म जो है वो इथियोपिया में हुआ था। ठीक है, और यहीं पे ओरोमिया ही रीजन में हुआ था इनका। ठीक है, अब आप देखिए ये मेजर एथनिक ग्रुप, ओरोमिया सबसे ज्यादा, फिर अम्हारा, फिर बाकी, फिर सोमाली, टिग्रायन, फिर सिदामा, गुरेज और वोलेता। ठीक है, और ये हादिया। तो आप देख सकते हैं कि इथियोपिया जो है इन एथनिक ग्रुप्स में, जिसको एथनिक फेडरलिज्म का नाम दिया जाता है। ठीक है, इथियोपिया में प्रॉपर यूनिटी, इनफैक्ट अफ्रीका के बहुत सारे देशों में आपको यूनिटी देखने को मिलेगी नहीं, और जहां पे यूनिटी नहीं होती है वो देश के टुकड़े होंगे ही होंगे। आप समझ रहे हैं? अब हम ये देखते हैं कि हचालू हुंडेसा की बात करें तो इनका 1985 में जन्म हुआ। ठीक है, अब यही चीज है ना, हमको ज्यादा राइट चाहिए। देखिए, एक और मैं आपको चीज समझाना चाहता हूं। इथियोपिया में क्या हुआ 1991 तक, 1987 में यहां पे आ गया कम्युनिज्म। ठीक है, यहां पे पीपल्स डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ इथियोपिया, इससे पहले भी 1974 में तख्ता पलट हो गया था। ठीक है, तो 1987 में कम्युनिस्ट सरकार ने यहां पे रूल किया, जो कि 1991 तक बेसिकली चला। अब यहां पे क्या हुआ कि 1991 में सबसे इंपॉर्टेंट इवेंट तब हुआ जब यहां पे इथियोपियन पीपल्स रेवोल्यूशनरी डेमोक्रेटिक फ्रंट ने इन सबको उखाड़ फेंका। ठीक है, और अल्टीमेटली ईपीआरडीएफ इथियोपिया में आ गई। ठीक है, अब ये ईपीआरडीएफ की बात करें, बहुत ध्यान से सुनिएगा मैं आपको क्या बता रहा हूं। ईपीआरडीएफ जो कि एक कोलिशन है, ये 4 पार्टीज का कोलिशन है। समझ रहे हैं? बहुत इंपॉर्टेंट। इसमें टिग्रे पीपल्स लिबरेशन फ्रंट है। अब देखिए ध्यान से, ये आप देख सकते हैं टिग्रायन लोगों का यहां पे प्रतिनिधित्व है, ये देखिए ये वाला।
तो यानी कि ईपीआरडीएफ जो कि एक अम्ब्रेला पार्टी है, मतलब इसमें बहुत सारी पार्टी आती है, इसमें पहली पार्टी कौन सी है? टिग्रे लिबरेशन फ्रंट, ये पहला है, यानी कि इन लोगों का यहां पे रिप्रेजेंटेशन। दूसरी पार्टी कौन सी है? अम्हारा डेमोक्रेटिक पार्टी, इन लोगों का यहां पे रिप्रेजेंटेशन। तीसरी पार्टी कौन सी है दोस्तों? सबसे इंपॉर्टेंट, ओरोमो डेमोक्रेटिक पार्टी। ओरोमो डेमोक्रेटिक पार्टी के ही एबी अहमद है जो अभी प्रेजेंट इथियोपिया के प्राइम मिनिस्टर है। यह तीसरी पार्टी है। और चौथी पार्टी दोस्तों, सदर्न इथियोपियन पीपल्स डेमोक्रेटिक फ्रंट, ये। ठीक है, तो आप देख सकते हैं ईपीआरडीएफ में भी एथनिक रिप्रेजेंटेशन है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, बट इसमें यूनिटी को अल्टीमेटली खतरा होता है। और यहां पे अबी अहमद जो इस समय है प्राइम मिनिस्टर, वो एथनिक फेडरलिज्म पे बहुत ज्यादा बल दे रहे हैं। ठीक है, अब हुआ क्या दोस्तों कि ओरोमिया रीजन इतना बड़ा है, इनको प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन कभी मिला ही नहीं, है ना। 1995 में माइलो जानावी आ गए, वो 2012 तक प्राइम मिनिस्टर रहे। उसके बाद हेलमरियम डेसलिन आए, समझ रहे हैं, 2012 से 2018। ये सब ईपीआईडीएफ से ही आते हैं। ईपीआईडीएफ एक अम्ब्रेला पार्टी है, तो जो भी प्राइम मिनिस्टर बनता है ईपीआईडीएफ के अंदर जो पार्टी है उन्हीं में से ही जो रिप्रेजेंटेटिव है वो चुन के आता है। और 2018 से लेकर अभी तक एबी अहमद है जो कि ओडीएफ से आते हैं, समझ रहे हैं। तो ओरोमो रीजन का हमेशा यहां पे ये लोगों की शिकायत रही है कि हमको रिप्रेजेंटेशन नहीं मिलता है और हमको बेसिकली सेल्फ रूल चाहिए। और जो यहां पे प्राइम मिनिस्टर आता है हमसे इतना पैसा लेता है, मैंने बताया ना कि यहां पे आपको कॉफी मिलेगी, यहां पे आपको गोल्ड मिलेगी, दो बहुत इंपॉर्टेंट कमर्शियल। भैया जिसके पास सोना है वो तो आप समझ ही गए कितना अमीर होगा। तो इथियोपिया से हम इतना पैसा अगर दे रहे हैं तो हमको ज्यादा रिप्रेजेंटेशन मिलना चाहिए कि नहीं। अब इनकी मांगे पूरी तब हुई जब ओडीएफ के ही, ओरोमो पार्टी के ही एबी अहमद चुन के आए। लेकिन प्रॉब्लम ये हो रही है कि तब भी प्रोटेस्ट बंद नहीं हो रहे हैं। भले ही एबी अहमद यहां पे चुन के आ गए हैं, लेकिन यहां पे जो ओरोमिया के लोग हैं उनको अभी तक रिप्रेजेंटेशन मिल नहीं रहा है। अभी तक पुलिस इन पे बर्बरता कर रही है, जिसके लिए प्रोटेस्ट शुरू है। और हचालू हुंडेसा ने इन्हीं सारे प्रोटेस्ट में भाग लिया। 2003 में जब ये 17 साल के थे, तब जैसा कि मैंने बताया सरकार के खिलाफ प्रोटेस्ट हुआ और इनको गिरफ्तार कर लिया गया। 2003 से लेकर 2008 तक 5 साल तक ये जेल में रहे। आप समझ रहे हैं। तब इन्होंने बोला था, जब मैं जेल में था तब मैंने शब्द लिखने शुरू किए, यानी कि संगीतकार का जन्म, इनके पिताजी जो थे वो एक इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट में काम करते थे। ठीक है, बहुत अमीर नहीं थे अगर हम बात करते हैं हचालू हुंडेसा, लेकिन गाने बजाने का इनको बचपन से ही शौक था। लेकिन जब ये जेल गए, 5 साल जो जेल में रहे, तब इस संगीतकार का जन्म हुआ, ये लिखने लगे। और उसके बाद इन्होंने ये प्रण ले लिया कि अब जो भी गाने लिखूंगा वो अपने लोगों के लिए ही लिखूंगा। इनका जो गाना था मलान जीरा, वॉट एग्जिस्टेंस इज माइन, ये एंथम एज एन एंथम यूज हुआ था। जहां पे प्रोटेस्ट होते थे ना, वहां पे इनके गानों को यूज किया जाता था। बेसिकली लव, यूनिटी और मार्जिनलाइजेशन जो ओरोमो लोगों का है उसको रिप्रेजेंट करते थे। सबसे बड़ा एथनिक ग्रुप है ना ओरोमो को, और उन्हीं को रिप्रेजेंटेशन नहीं। जेल से बाहर आए, बहुत ज्यादा फेमस हो गए। फिर 2014 में क्या हुआ दोस्तों, 2014 में यहां पे एंटी गवर्नमेंट प्रोटेस्ट हुए, क्योंकि एडिस अबाबा की बाउंड्री को एक्सपैंड किया जा रहा था। अब अगर एडिस अबाबा की बाउंड्री को एक्सपैंड किया जाएगा तो ओरोमिया रीजन के लोगों को, और यहां पे जो एम्बो है जो इनका शहर है, उनको और ज्यादा प्रॉब्लम होगी। तो अगेन सरकार के खिलाफ प्रोटेस्ट हुए। अब इसका असर यह हुआ कि प्राइम मिनिस्टर, अभी मैंने बताया ना, हल मरियम डेसलिन, 2018 में इनको इस्तीफा देना पड़ा। आप समझ रहे हैं। और फिर एबी अहमद आए, और जब एबी अहमद आए, एबी अहमद एक बहुत ही लिबरल प्राइम मिनिस्टर है, कुछ भी कहिए, बहुत पढ़े लिखे, एक्सट्रीमली क्वालिफाइड, पीएचडी, यूनाइटेड नेशंस के लिए काम किया, मिलिट्री के लिए काम किया, बहुत ही हाईली क्वालिफाइड। अभी उनकी कैबिनेट में ज्यादातर आपको औरतें देखने को मिलेगी। वुमेन्स रिप्रेजेंटेशन है, वुमेन एम्पावरमेंट को बढ़ावा दे रहे हैं। ठीक है, सोशलिज्म पे जा रहे हैं, ज्यादा डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन को बनाने की कोशिश कर रहे हैं। जो पॉलिटिकल प्रिजनर्स हैं उन तक को छोड़ दिया है। एबी अहमद का जो कार्यकाल है वो कमाल है। लेकिन ऑन दी अदर एंड ये बोला जा रहा है कि जब यहां पे एम्बो में प्रोटेस्ट हो रहे हैं, ठीक है, जब ओरोमो में प्रोटेस्ट हो रहे हैं, तो ये कुछ नहीं कर रहे। इनकी पुलिस जो है वो कभी भी किसी को पकड़ के ले जाती है। 2016 में दोस्तों एक बार और ऐसे ही हुआ था। ठीक है, 2016 के बाद, जो अक्टूबर 2016 में सरकार के खिलाफ प्रोटेस्ट हुआ था, उसके बाद चीजें बिल्कुल हाथ से चली गई। लगातार ओरोमिया रीजन, और इसमें अम्हारा लोग भी आ गए, अम्हारा रीजन और ओरोमिया रीजन लगातार प्रोटेस्ट हुए। ठीक है, और अभी एबी अहमद के जो रिफॉर्म्स है उनको बहुत ज्यादा यहां से सपोर्ट नहीं मिल रहा है, बल्कि एबी अहमद ओरोमिया से ही आते हैं। ठीक है,
हुंडेसा जो है वो फंड्स भी रेस करते थे अपने कंसर्ट द्वारा, अपने गानों से ये पैसे भी जुटाते थे। जिन लोगों जो लोग हिंसा का शिकार हुए हैं, एथनिक वायलेंस जिन पे हुआ है, जिनको डिस्प्लेस किया गया है, सरकार जिन पे बर्बरता कर रही है, सरकार के खिलाफ तो हमेशा खड़े रहे कि ठीक है कि हमको ज्यादा राइट चाहिए। तो हम ये देख रहे हैं कि हुंडेसा जो है फंड्स भी जुटाते थे, लेकिन 29 जून को क्या हुआ, एडिस अबाबा में आए और यहां पे शाम को ही इनको गोली मार दी गई। और जब ये न्यूज सामने आई, जैसे ही ये पता चला कि हमारे हीरो को गोली मार दी गई, जब हॉस्पिटल ले जा रहे थे एडिस अबाबा में, जिस हॉस्पिटल में हचालू हुंडेसा को ले जा रहे थे, हजारों लोगों का काफिला पीछे जा रहा था और हचालू हमारे हीरो हैं, हचालू हमारे हीरो हैं, हर कोई ये चिल्ला रहा था। इनफैक्ट सरकार तक हिल गई थी, यहां पे कांप गई थी कि कैसे इनको हम कंट्रोल करें। हॉस्पिटल के इर्द गिर्द हजारों लोग इकट्ठा हो गए थे, तो पुलिस को टीयर गैस छोड़नी पड़ी थी। लेकिन प्रोटेस्ट शुरू हो गए, सरकार के खिलाफ प्रोटेस्ट शुरू हो गए। और अभी तक दोस्तों, आज जो है 5 जुलाई है, लगातार प्रोटेस्ट जारी है। हालांकि मर्डरर कौन है, किसने मारा है, यह अभी तक पता लगाया नहीं जा सका। मोटिव क्या है यह भी पता लगाया, लेकिन यहां पे अबी अहमद का कहना है कि मोटिव यही है कि प्रोटेस्ट को और ज्यादा बढ़ावा दे सके। आप समझ रहे हैं। अब यह सब जैसे ही हुआ, न्यूज ना फैले या फिर र्यूमर्स ना फैले, तुरंत इंटरनेट को बंद कर दिया। 30 जून तुरंत इंटरनेट को बंद कर दिया गया, ठीक है, ताकि र्यूमर्स ना फैले। रात को यह पुष्टि हो गई थी कि अब जो है हचालू हुंडेसा का देहांत हो गया। और जैसे ही ये लोगों को पता लगा, लोग सड़क पे आ गए। ठीक है, हमारे लिए लड़ने वाला इंसान अब चला गया, लोग सड़क पे आ गए। और उसके बाद फिर डायरेक्ट क्लैश हुई गवर्नमेंट एंड सिविलियंस, ठीक है, जिसमें अभी तक 100 से ज्यादा लोगों की जानें जा चुकी है और यह अच्छी खबर नहीं है। उसके बाद दोस्तों, एक और इनकी डेथ को एक और चीज से जोड़ के देखा जा रहा है कि इनकी डेथ से पहले इन्होंने 22 जून को एक इंटरव्यू दिया था, जिसमें इन्होंने सरकार को क्रिटिसाइज किया था कि हम मार्जिनलाइज्ड हैं, हमारा मार्जिनलाइजेशन हो रहा है और हमको प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन नहीं मिल रहा है। और जैसे ही इनकी हत्या की गई, वैसे ही जो OMN ओरामिया मीडिया नेटवर्क, जो कि ओरोमिया लोगों के लिए काम करता है, जवार मोहम्मद इसके कर्ता धर्ता हैं, जो इस नेटवर्क को ओन करते हैं, जो अमेरिका में रह के प्रोटेस्ट को चलाते हैं, इन्होंने तुरंत इनको गिरफ्तार कर दिया गया। ठीक है, और बहुत सारे पॉलिटिकल एक्टिविस्ट, जर्नलिस्ट जो सरकार के खिलाफ बोलते हैं, उन सबको गिरफ्तार कर दिया गया। तो एक तरफ अबी अहमद को बारे में बोला जाता है बड़े लिबरल माइंडेड हैं, और दूसरी तरफ इनके देश में यह चल रहा है। तो हम देखेंगे दोस्तों क्या होता है और ये कहां जाके रुकता है। इस न्यूज पे हमारी खबर जो है वो बनी हुई है। ये लेक्चर था दोस्तों, मैंने पूरा बैकग्राउंड कवर कर दिया, क्या क्या प्रॉब्लम्स है और हचालू हुंडेसा कौन थे, इनको क्यों मारा गया, क्यों मारा गया तो नहीं कवर किया, लेकिन क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है। खुश रहिए, पढ़ते रहिए। दिस इज सिद्धांत अग्निहोत्री, साइनिंग ऑफ।